साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारत में जाति एक सच्चाई है। यहाँ के हर एक सिस्टम में, न्यायपालिका से लेकर के शासन प्रशासन और मीडिया तक में भी जातिवाद का जहर घुला हुआ है। लगातार मैं विकास दुबे के मामले में मीडिया कवरेज और शासन प्रशासन की प्रतिक्रियाएं और विकास दुबे के जाति से जुड़े हुए तथाकथित लोगों की रिएक्शंस भी देख रहा हूं। ये भी प्रकरण जातिवाद से कहीं भी अछूता नहीं है। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद मुझे आशा जगी थी कि शायद किसी मीडिया वाले में इतनी हिम्मत होगी कि वो योगी आदित्यनाथ के राज को जंगल राज लिख पाए। जंगल राज लिखने के लिए पैमाना क्या होना चाहिए? पुलिस एक अपराधी को पकड़ने जाती है जिसके ऊपर 60 से मामले दर्ज होते हैं। वो अपनी फायरिंग में 8 लोगों को मौके पे ही मार देता है, जिसमें डिप्टी एसपी भी शामिल होते हैं, थानाध्यक्ष भी शामिल होते हैं, 3 सब इंस्पेक्टर भी शामिल होते हैं, बाकी सिपाही होते हैं। इसके अलावा अस्पताल में इलाज कराने के दौरान 2 सिपाहियों की मौत और हो जाती है। 10 लोगों की मौत एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में। लेकिन ना तो वो आतंकी कहा जाएगा, ना राक्षस कहा जाएगा, ना योगी आदित्यनाथ के राज को जंगल का राज कहा जाएगा। अकेली एक घटना ये नहीं है विकास दुबे की। इसके अलावा हर दिन पूरे प्रदेश भर से इस तरह की खबरें आती हैं जहां से स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मान लिया आतंकी कहलाने के लिए एक विशेष समुदाय का, यानी कि जुम्मन मियां का कॉपीराइट है, तो कम से कम मुख्यमंत्री पर ना सही हिम्मत नहीं पड़ रही हो तो डीजीपी एससी अवस्थी पर तो सवाल उठाइए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पहली जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है। लेकिन अर्णव गोस्वामी से लेकर के दीपक चौरसिया, अमीश देवगन, किसी की भी हैसियत नहीं कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज पर सवाल उठाते हुए कोई बड़ी टीवी डिबेट करवा दें। सामान्य तौर पर खबर चलानी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि विकास दुबे ने घटना ही इतनी बड़ी कर दी कि मन मार करके खबरें चलानी पड़ रही हैं कि कभी उसका घर गिरवाने को बहुत बड़ी कार्रवाई बता दी जा रही है, कभी उसके पड़ोसी को उठा लेने को बहुत बड़ी कार्रवाई बता दी जा रही है। करें क्या? मजबूरी ये हो गई कि विकास दुबे ने इन लोगों को कहीं का ना छोड़ा, तो मजबूरन उसके पीछे पुलिस भी लगानी पड़ रही है, मीडिया को ट्रायल भी करना पड़ रहा है। लेकिन उसके जुड़े हुए तमाम सारे लोग अभी भी उसको परशुराम का असली वंशज मान रहे हैं। रीता पांडे नाम की एक महिला है फेसबुक पर, वो लिखती है, पूरे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को अकेले हिला देने वाला ब्राह्मण शेर विकास दुबे का अभिनंदन है। इसके अलावा वो लिखती है, ब्राह्मण शेर विकास दुबे जिंदाबाद। एक और फेसबुक प्रोफाइल है सुरेंद्र कुमार मिश्रा नाम से, लिखते हैं, शेर का शिकार करने में गीदड़ का झुंड नाकामयाब। शर्म आती है ऐसे जातिवाद पर। ये उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के नाम से ब्राह्मण शिरोमणि पंडित विकास दुबे नाम से पेज बना रहे हैं, उसको बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा उसी यानी कि ब्राह्मण जाति के लोगों का नुकसान किया, उनकी हत्याएं की। 2001 में जिस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय में भी ब्राह्मण जाति के आरसी पंडित उत्तर प्रदेश के डीजीपी हुआ करते थे। उस समय इसने राजनाथ सिंह की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला, जो स्थानीय जिलाध्यक्ष भी थे भारतीय जनता पार्टी के, थाने में घुस करके, जिस समय वो एक पंचायत करवा रहे थे, उस थाने में घुस करके उनकी गोलियों से भून करके हत्या कर दी थी। रंगबाजी देखिए, किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस मामले में गवाही दे पाए। सन 2000 में उसी क्षेत्र में सिवली के ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी थी उसने। 2004 में केवल कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास ही आरोपी था। 2018 में माती जेल में बैठे ही अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे की हत्या करवाने के मामले में भी वो आरोपी था। और जिस मामले में पुलिस इस बार उसको गिरफ्तार करने गई थी, वो मामला भी उसके खिलाफ राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने दर्ज करवाया था। इन जातिवादियों के लिए, जो अपने आप को परशुराम का वंशज कहते हैं, वो सिर्फ परशुराम के फरसे से, यानी कि उनकी नफरत से, दूसरे समाज के प्रति कटुता से, दूसरे की हत्या से प्रेम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने आप को परशुराम वंशज बताने वाले ये लोग इस हत्यारे की सोशल मीडिया पर तारीफ ना करते और इसको परशुराम वंशज ना बताते। खैर, मैं इस मीडिया के इस दोगलेपन पर सवाल उठाना चाहता हूं। वर्तमान में
उत्तर प्रदेश में कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो बहुजन समाज पार्टी में भी बड़े नेता हुआ करते थे। 2004 में लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद अगला लोकसभा चुनाव जब ये हार गए तो इनको बहुजन समाज पार्टी से राज्यसभा भेज दिया गया। पार्टी बदलते हैं, बीजेपी में आते हैं, यहां भी कद्दावर नेता हो जाते हैं, कानून मंत्री का पद मिल जाता है। वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में एक राज्य मंत्री को थाने में घुस करके मारता है, इसके बाद जब वर्तमान में बीजेपी की सरकार में जिस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हैं, डीजीपी फिर से एक ब्राह्मण यानी कि एससी अवस्थी होते हैं, तो वर्तमान समय में अगर इस आतंकी विकास दुबे ने ये जघन्य कृत्य किया है तो इस समय सवाल किस पर उठने चाहिए थे। लेकिन ये गोदी मीडिया सवाल ब्रजेश पाठक की उस फोटो पर नहीं उठा रहे हैं। उस फोटो को इतना सर्कुलेट नहीं किया जा रहा है जितना ज्यादा सर्कुलेट समाजवादी पार्टी और बसपा से उसके संबंधों को खोजने के लिए किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो दोनों जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं पोस्टर, वो किस तरीके से गलत हैं। मैं मान लेता हूं कि वो पोस्टर सही भी हैं और ये बात निकल करके भी सामने आ गई है कि विकास दुबे के बहुजन समाज पार्टी की 2002 की सरकार में अनंत मिश्रा से, इसके अलावा ब्रजेश पाठक से काफी अच्छे संबंध थे और उस दौरान ही ये काफी तेजी से आगे भी बढ़ा। तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर इस आतंकी विकास दुबे को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मान लीजिए मिलकर आगे बढ़ाया है, तो क्या इसको वर्तमान सरकार में छूट दे देनी चाहिए थी? ऐसी सरकार के समय में ये विकास दुबे पूरी रंगबाजी के साथ घूम रहा था, जिस सरकार के राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए, चाहे वो जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव का मामला रहा हो, चाहे वो सुमित गुर्जर का मामला रहा हो, चाहे झांसी में पुष्पेंद्र यादव का मामला रहा हो और चाहे मुजफ्फरनगर के नौसाद का मामला रहा हो। नौसाद के परिवार वाले जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक ये शिकायत करने गए कि मेरे बेटे का गलत तरीके से एनकाउंटर किया गया है, जब वहां से लौट करके आते हैं, अगले दिन यूपी की पुलिस नौसाद के घर पहुंचती है। जितने भी मर्द थे उस घर में सभी के ऊपर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि फर्जी एनकाउंटर पर सवाल उठाओगे तो बची हुई महिलाओं को भी जेल में सड़ा दिया जाएगा। ये चुनिंदा उदाहरण मैंने बताए। चुन चुन करके अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को टारगेट और निशाना बनाने वाली ये सरकार, जिसके मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारे राज्य में अपराधियों को सीधे ठोक दिया जाता है, ठोकने जैसा शब्द यूज करने वाले मुख्यमंत्री की सरकार हुए 3 साल बीत चुके हैं। उन्हीं की सरकार के एक राज्य मंत्री को मारने वाले एक व्यक्ति को क्यों नहीं ठोका गया? हालांकि मैं एनकाउंटर के पूरी तरीके से समर्थन में नहीं हूं, इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल सरकार अपने आप को बचाने के लिए और अपने विरोधियों को निपटाने के लिए करती है, सरकार और पुलिस दोनों। लेकिन अगर यह सरकार कहती थी कि अपराधियों को चुन चुन के ठोका जा रहा है, पुष्पेंद्र यादव के फर्जी एनकाउंटर करने के बाद 4-5 मामले दिखा करके बताया जा रहा था कि अपराधी है, तो विकास दुबे जैसा अपराधी जिसके ऊपर बगल के चौबेपुर थाने में 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे, तमाम लोगों की हत्या में आरोपी था, गैंगस्टर भी लगा हुआ था उसके ऊपर, इसके बाद भी ये मुख्यमंत्री जो जरा सी बातों पे एनएसए लगवा देते हैं, ना उसके ऊपर एनएसए लगवाया गया और ना उसको ठोका गया। तो सवाल किस पर उठने चाहिए थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, डीजीपी पर, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पर और वहां के स्थानीय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पर, इसके अलावा वहां के स्थानीय थानेदार जिनको अब पुलिस ने सस्पेंड किया है, विनय तिवारी। कहा जा रहा है कि ये उसकी चोरी छुपे मदद करते थे। पता ही था कि उस अपराधी विकास दुबे और थानाध्यक्ष विनय तिवारी के बीच में इतनी बढ़िया सेटिंग चल रही है, तो विनय तिवारी को चौबेपुर का लगातार थानाध्यक्ष बना करके क्यों रखा गया था? मुझे हैरत होती है इस गुलाम, दलाल और सवर्ण मीडिया की सोच पर। वर्तमान सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ जिस अपराधी की तस्वीर सामने आ रही है, उसको चलाने की बजाय खबर किस चीज पर बनाई जा रही है? एक पोस्टर पर, जो बताया जा रहा है कि इसकी विकास दुबे की पत्नी रितु दुबे 2015 में जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी, उस समय की है। उसके आधार पर यह कनेक्शन निकाल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से विकास दुबे का गहरा ताल्लुकात और कनेक्शन रहा हो। निश्चित तौर पर मैं इस चीज पर, इस आरोप से इनकार नहीं कर सकता। जितना मैंने पता किया है, तमाम सारे लोगों को फोन करके, स्थानीय पत्रकारों से बात करके,
निश्चित तौर पर ये दोनों जो पोस्टर चलाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक और मिथ्या हैं। ये कहना कि विकास दुबे के समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से सीधे सीधे तौर पर संबंध थे, पूरी तरीके से गलत है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि विकास दुबे के स्थानीय एक मंत्री और स्थानीय एक विधायक से कुछ कुछ करीबी संबंध थे, लेकिन 2015 का चुनाव रितु दुबे ने निर्दलीय लड़ा था, किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा था। इन मूर्खों को जो इसको सर्कुलेट करके समाजवादी पार्टी से संबंध स्थापित कर रहे हैं, उन मूर्ख पत्रकारों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी पंचायती राज के चुनाव होते हैं उसमें कोई पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी अपना ऑफिशियल सिंबल नहीं देती है, बल्कि किसी एक प्रत्याशी को अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर देती है। पूरी पार्टी को सूचना दे दी जाती है कि आपको इसी व्यक्ति का समर्थन करना है। लेकिन विकास दुबे के मामले में ऐसा भी नहीं हुआ था। 2015 में इसकी पत्नी जीती जरूर, मैं धीमऊ जिला पंचायत क्षेत्र से सदस्य भी है। तो सवाल ये उठता है कि 2015 में समाजवादी पार्टी ने अगर विकास दुबे की पत्नी को समर्थन नहीं दिया था तो समर्थन किसको दिया था? इसका उत्तर खोजने के लिए मैंने स्थानीय नेताओं से लेकर पत्रकारों, समाजसेवियों से लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से संपर्क साधा। तकरीबन सभी का एक जैसा उत्तर मिला। सबसे पहले तो मुझे खुद से संपर्क किया रामकरण यादव ने, जो एडवोकेट हैं कानपुर में। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी राम कुमारी यादव को 2015 के चुनाव में ऑफिशियल तौर पर समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आप चुनाव लड़िए। हालांकि सिंबल नहीं दिया जाता है, लेकिन राम कुमारी यादव चुनाव लड़ी थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने तत्कालीन जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेंद्र सिंह से संपर्क किया, जो अब शिवपाल यादव जी की पार्टी में जा चुके हैं, प्रसपा में। उन्होंने भी सहमति जताई कि मैं उस समय जिलाध्यक्ष था और मेरे रहते हुए यही आधिकारिक कैंडिडेट थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से भी पुष्टि की, उन्होंने भी इन्हीं का नाम लिया। इसके अलावा वीरसेन यादव, जो कानपुर ग्रामीण से पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी लगातार उस चुनाव में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि राम कुमारी यादव समाजवादी पार्टी की आधिकारिक कैंडिडेट थी। एक पोस्टर भी रामकरण यादव ने हमें भेजा उसी समय का। उनके पोस्टर में मुलायम सिंह यादव, जगदेव सिंह यादव जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे उस समय, अरुणा कोरी जो मंत्री हुआ करती थी, महेंद्र सिंह जो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, मुनेंद्र शुक्ला जो उस समय बिठूर से विधायक हुआ करते थे, और सबसे लास्ट में अखिलेश यादव। ये तमाम सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। अब एक सवाल और उठता है कि जो पोस्टर विकास दुबे का और जो पोस्टर इस रामकरण यादव ने हमें दिया, उसमें किसी भी पार्टी का कोई चुनाव निशान नहीं है। पार्टी सिंबल नहीं देती है तो कोई तो चुनाव चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों पोस्टरों में चुनाव चिन्ह इसलिए नहीं था क्योंकि ये पोस्टर पहले से लगा दिए जाते हैं माहौल बनाने के लिए। जब बाद में सिंबल मिलता है, किसी को झोपड़ी मिलती है, किसी को गमला मिलता है, कुछ भी मिलता है, निर्वाचन आयोग जो देता है उन्हीं को ये लोग सिंबल बना लेते हैं। पार्टी का आधिकारिक इन लोगों के ऊपर हाथ होता है, लेकिन पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ऐसे ही लड़े जाते हैं। जिन लोगों को पता ना हो वो ठीक से पता कर लें। इसी साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि ये व्यक्ति और इसकी पत्नी कभी भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, स्थानीय स्तर पर या प्राथमिक सदस्य भी कभी नहीं रहे। बिल्कुल, लेकिन दबी जवान लोग ये भी बात स्वीकार करते हैं, उस क्षेत्र के लोग, कि कुछ विधायकों और कुछ मंत्रियों के इर्द गिर्द ये अपने प्रभाव और रुतबे की वजह से आगे पीछे टहलता जरूर था। इसलिए क्योंकि ऐसे नेताओं की शरण स्थली वर्तमान की सरकारें ही होती हैं। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों का करीबी होने के लिए ये निश्चित तौर पर कुछ लोगों के ऊपर पैसा भी खर्च करता होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात को सारी मीडिया में चला देना कि ये समाजवादी पार्टी के राज्य में आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी का नेता था, पूरी तरीके से भ्रामक है। और मैं ये कहता हूं कि मान भी लिया जाए कि आप सही बोल रहे हैं, तो अगर एक पोस्टर के आधार पर खबर बन सकती है, तो जब एक पूर्व आईएएस
जिनको आप पिछली सपा सरकार में हाथों में लिए हुए घूमते थे। सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने खुद ट्वीट किया और पूछा है ब्रजेश पाठक से कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके बाद भी आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस फोटो को वायरल करके, सर्कुलेट करके, मीडिया में दिखा दिखा करके, जैसे आप ट्रायल करते हैं कोई फोटो मिल जाने पर, हिम्मत और हैसियत नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान सरकार में कद्दावर नेता हैं और कानून मंत्री हैं। इसलिए फिलहाल सपा का और बसपा का पोस्टर दिखा करके काम चला लिया जा रहा है। मैं मंद बुद्धियों से सवाल करना चाहता हूं कि एक ही समय में इस विकास दुबे की पत्नी सपा और बसपा दोनों से चुनाव कैसे लड़ सकती है। तमाम सारे बसपाई सपा का पोस्टर वायरल कर रहे हैं, सपाई बसपा का पोस्टर वायरल कर रहे हैं, लेकिन असली जड़ की समस्या पर कोई नहीं जाना चाह रहा है कि ब्राह्मण राज की स्थापना की वजह से विभिन्न पार्टियों के ब्राह्मण समाज के नेता इसको सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से विकास दुबे की इतनी हिम्मत पड़ गई कि इसको गिरफ्तार करने आई पुलिस पर हमला करके 8 लोगों को एक साथ की नींद सुला दिया। नेशनल जनमत को इस बात पर हैरत रहती है कि अगर केंद्र सरकार का कोई फेल्योर आएगा तो वो पिछली कांग्रेस सरकार की वजह से आएगा। गोदी मीडिया में भी उसमें पूरा साथ देगी और उसके चम्मच और गुलाम लोगों के साथ ही साथ तमाम सारे वो लोग जो अपने आप को अंधभक्त की कैटेगरी से अलग रखते हैं, वो भी उनके एजेंडा में शामिल हो जाते हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार या तमाम सारी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहां अगर बीजेपी की सरकार से कुछ गलती हो जाएगी तो पूर्ववर्ती सरकारों पर, बिहार में लालू यादव की सरकार पर हमला किया जाता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार पर और थोड़ा सा आगे बढ़ करके मायावती सरकार पर हमला करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि बसपा इस समय सेटिंग कर रही है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, ऐसे उसके बयानों से नजर आता है। इसलिए सबसे ज्यादा हमलावर उनका एक तरफ रहता है, समाजवादी पार्टी की तरफ। इसलिए उस पोस्टर को जो तथ्यहीन है, आधारहीन है, उस पोस्टर को लगातार वायरल करके उसके तार समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर से सवाल करता हूं, मैंने मान लिया कि वो पोस्टर सही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में उन अपराधियों को छूट दे दी जाती है जिनको सपा और बसपा के समय में संरक्षण प्राप्त था? अगर ऐसा नहीं है, 3 साल किस बात का इंतजार किया जा रहा था? जो 10 लोगों की मौत हुई है, इसका गुनहगार, जिम्मेदार कौन है? ये गोदी मीडिया, ये गुलाम मीडिया, ये सवर्ण मीडिया कब योगी आदित्यनाथ की सरकार को जंगल राज लिखेगी, कब इसको आतंकी कहेगी, कब इसको राक्षस शब्द से संबोधित कहेगी? इस तरह के अपराधियों का मात्र एनकाउंटर हो जाने भर से ये मुद्दा खत्म नहीं होता है। असली मुद्दे की जड़ ये है कि ऐसे सवर्ण अपराधियों को बढ़ाने में पूरा तंत्र काम करता है, न्यायपालिका, मीडिया, उनके जाति के तमाम सारे नेता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है